ओ सी बेटा किसके बराबर, ओ सी। अरे मैं भी तुमको सी कर रहा, देख रहा। एक ही सेगमेंट में आने वाले एंगल्स बराबर होंगे। सीकेंट एक ऐसी लाइन है दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब यहां देखो, इस ट्रायंगल के अंदर इस साइड को एक्सटीरियर किया तो एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से इन दो का सम बराबर आना चाहिए। तो आप लिखेंगे एंगल 6 मस्ट बी इक्वल टू। इस क्वाड्रिलेटरल के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। माय नेम इज ताहिर एंड आई एम योर होस्ट, दोस्त एंड योर मैथमेटिक्स मेंटर। क्लास 9th वन शॉट सीरीज का एक और वीडियो जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम रहेगा सर्कल्स। इससे पहले के सारे चैप्टर आप जेके बोसवाला की यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां सारे चैप्टर बहुत ही डिटेल के साथ हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के साथ आप तक पहुंचाए जा चुके हैं। तो अगर आज ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और आपने बाकी किसी भी चैप्टर का कोई वीडियो नहीं देखा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज जाके बाकी सारे वीडियोस भी देखिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक वन गो में क्लियर करिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जहन में आएगी, सर जी इस चैप्टर के नोट्स कहां से मिलेंगे, है ना बात। अरे सर बहुत आसान है। आपने क्या काम करना है, पीडब्ल्यू ऐप के अंदर जाना है, वहां आपको लिखना है जेके बोस क्लास 9th फ्री बैच। तो आपके पास एक बैच ओपन होके आएगा। जैसे ही आप बैच के अंदर एनरोल हो जाएंगे तो आपको वहां सारे सब्जेक्ट्स, जितने भी वन शॉट्स हमने, चाहे वो साइंस के हों चाहे वो मैथ्स के हों, सारे सब्जेक्ट्स के आपको पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो देर किस बात की, क्विकली से एनरोल हो जाइए और साथ में लीजिए आनंद हमारे और भी डिफरेंट तरह की जो भी सेवाएं हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी से जाइए, इंतजार नहीं करने का। तो इंपॉर्टेंट बात है सर, आज करेंगे चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत। चैप्टर का नाम जैसा कि आप सबको पता है सर्कल्स है, और इस चैप्टर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो है बेटा वो क्या रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे और हर एक टॉपिक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन, साथ में हर एक टॉपिक के ऊपर में एक एग्जांपल साथ में सॉल्व करते हुए चलूंगा। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन टू द सर्कल। सर्कल क्या होता है, सर्कल की बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बेटा बात आएगी टर्म्स रिलेट टू द सर्कल्स पे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड क्या होता है, इक्वल कॉर्ड्स और उसकी डिस्टेंस क्या होती है सेंटर से, रिलेशन बिटवीन आर्क और कॉर्ड का क्या रिलेशन होता है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेगा इसका लास्ट टॉपिक। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, 1-1.5 घंटा जाएगी, लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, अगर आप 1 से आधा घंटा इस चैप्टर के साथ जुड़े रहते हैं तो आप एग्जैक्टली लास्ट तक बने रहोगे, इस बात की गारंटी। ठीक है बेटा, तो चलिए करते हैं शुरुआत सबसे पहले सर्कल्स की। हम जब भी दिन अपनी डेली लाइफ की जब हम बात करते हैं तो हम इस तरह के बहुत सारे शेप्स को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे मून का एक 1 डायमेंशनल शेप अगर मैं आपको बता दूं, आपकी दीवार पे लगी हुई घड़ी आपको जो टाइम बताती है वो भी छोटा बेटा सर्कुलर होती है। ऐसा नहीं है हर बार सर्कुलर नहीं होती है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सर्कुलर मिलेगी। ठीक है, अरे पिज्जा बेटा सबने खाया होगा, है ना। ओके, तो सर इस तरह से अगर हम अर्थ का एक डायमेंशनल सरफेस देखें तो हमें दूर से दिखते हुई ये हमें एक सर्कल की तरह प्रिटेंड होगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फुटबॉल है, आइरस है, इस तरह से टायर आपने देखा होगा, बॉल देखा होगा, ये सब के सब सर्कुलर हैं। और बेटा समझते हैं अब सर्कल सर होता क्या है। तो मैंने कहा सर्कल बेसिकली क्या है, अगर बेटा आप एक पॉइंट मान लो,
यहां एक फिक्स्ड पॉइंट मान लिया, और इस पॉइंट के अराउंड मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए, यहां एक पॉइंट ले लिया, यहां एक पॉइंट ले लिया, यहां एक पॉइंट ले लिया, यहां पे एक पॉइंट ले लिया, यहां पे एक पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट। जिन पॉइंट्स की डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम है, चाहे मैं इधर बात करूं, चाहे मैं इधर बात करूं, चाहे 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 इधर, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इन सारे पॉइंट से डिस्टेंस जो होगा वो सेम रहेगा। और अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूं किसी लाइन से, तो ये जो कलेक्शन बनेगी इसे हम बेटा सर्कल कहेंगे। क्लास 9th के बच्चों के लिए डेफिनेशन आ रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड एज अ सर्कल। और सर्कल का जो फिक्स्ड पॉइंट होता है सेंटर में, बेटा इसका नाम रखा जाता है सेंटर। और ये जो सेंटर से दूरी है बाउंड्री तक, इसे बेटा हम रेडियस के नाम से जानते हैं। सब लोगों को मोटा मोटा ये तो पता होगा अपनी छोटी क्लासेस के अंदर। अब सर सबसे पहले बात आती है डिटेल्ड रेडियस क्या होता है। मैंने कहा अगर तुम सेंटर से बाउंड्री तक किसी भी दिशा में एक स्ट्रेट लाइन डालो जो बाउंड्री तक हो, तो इसे बेटा हम रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? रेडियस कहेंगे। रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो ये आपका रेडियस का मोटा मोटा डेफिनेशन हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात आती है सर्कमफ्रेंस की। अरे बेटा याद होगा हमने पॉलीगन्स के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सबको याद? सबको याद? अरे सर सारे साइड्स का कलेक्शन। एक पॉलीगन की जब तुम बात कर रहे थे तो तुमने देखा था कि सारे साइड्स को अगर हम मिला दें तो सर पेरीमीटर होता है। अरे सर क्योंकि सर्कल में तो हमारे पास इस तरह कैटेगोरिकली पॉलीगन्स के साइड्स नहीं बने होते, तो मैंने कहा तुम एक थ्रेड मान लो, एक थ्रेड को तुमने गोल करके एक सर्कल बना लिया। अब इस थ्रेड को वापस से ओपन करो, इस थ्रेड की लेंथ कितनी होगी वो आपका पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा, है ना बेटा? तो इसे हम बोलेंगे सर्कमफ्रेंस, क्योंकि सर्कुलर है तो पेरीमीटर का नाम चेंज होके सर्कमफ्रेंस हो गया। ऑफ अ सर्कल इज आल्सो रेफर्ड टू एज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल and it is the distance around the boundary of a circle। और जनरली इसे डिनोट करते हैं हम बेटा 2 पाई r से, जहां r आपका रेडियस ही रहेगा और पाई रहेगा 22/7 या 3.14 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। उसके बाद एक और पॉइंट आता है जिसे हम कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहते हैं। कॉर्ड क्या होता है? मैंने कहा तुमने सर्कल पे 2 पॉइंट ले लेने हैं, सर्कल पे 2 पॉइंट ले लेने हैं। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली किसी भी लाइन को बेटा हम कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहेंगे। तुमने एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, इसको ज्वाइन किया तो ये भी कॉर्ड कहलाएगा। तुमने इस पॉइंट को इधर ज्वाइन कर लिया तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को जो बाउंड्री पे ज्वाइन करे उस लाइन को कॉर्ड कहेंगे। तो बेटा कॉर्ड क्या है? इज द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन्स द 2 points on the circumference of the circle। here P, Q, L, M, A, B जो सारे मैंने लाइन डाले हैं ये सब के सब बेटा आपके पास कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल है। अरे बोर हो रहे हो ना? बिल्कुल आसान है, कसम से आसान है, बहुत आसान है। बस 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 थोड़ा सा फोकस आपने बनाए रखना है। तो कॉर्ड समझ आ गया, रेडियस समझ आ गया, सर्कमफ्रेंस समझ आ गया। अब बात करते हैं बेटा डायामीटर की। मैंने कहा बेटा एक कॉर्ड डालते हैं। सर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को कॉर्ड बोलते हैं। मैंने एक और लाइन ज्वाइन की, कॉर्ड। क्या आपको दिखा? पिछले वाले कॉर्ड से ये वाला कॉर्ड थोड़ा सा बड़ा है। हमने देखा बेटा यहां से इधर तक एक और कॉर्ड डाल लिया। मैंने कहा इस वाले कॉर्ड से एक बड़ा है। इस तरह से एक कॉर्ड ऐसा भी था जो सेंटर से पास होते गया। फिर मैंने एक कॉर्ड डाला लेकिन मुझे दिख रहा है कि इस कॉर्ड से इसका लेंथ कम हो गया। इस तरह से मैं जैसे जैसे कॉर्ड्स लेते जाऊंगा तो इनका लेंथ कम हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा जो कॉर्ड है बेटा जो सेंटर से पास होके जाएगा तो लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इसे हम डायामीटर कहेंगे। तो अ डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड दैट पासेस थ्रू द सेंटर। और एक डायामीटर बराबर होता है 2 रेडियस के। आप देख सकते हैं सेंटर से बाउंड्री एक रेडियस, सेंटर से बाउंड्री एक रेडियस। इस पूरी लाइन को हमने कहा ये लाइन डी है, इस पूरी लाइन को कहा हमने डी है। तो मतलब सर डी बराबर 2r के।
है ना बेटा, d बराबर 2 और r किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर का हाफ। मैंने तुमसे कह दिया एक सर्कल है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, डाया बताओ क्या करेंगे सर, इसका डबल कर देंगे, 2 इंटू 14 सर 28 सेंटीमीटर। मैंने कहा एक कॉर्ड है जिसका डायामीटर 14 सेंटीमीटर है, रेडियस बताओ क्या करना है सर, रेडियस के लिए डाया डिवाइड बाय 2, तो मतलब सर 14 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर। अरे इधर ही सुन रहा है ना, आगे देख, बस तू आगे देख, फोकस बना के रख, तेरे सारे कॉन्सेप्ट्स एक एक करके मैं क्लियर करते चलूंगा। उसके बाद बात आती है एक लाइन की जिसे हम सीकेंट कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, मैंने अभी आपको पॉइंट का डेफिनेशन बताया, मैंने अभी आपको कॉर्ड का डेफिनेशन बताया। कॉर्ड एक ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए चलती है। मैंने कहा अगर सीकेंट की बात की जाए तो सीकेंट एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए बाहर जाए। अरे समझ आई बात, कॉर्ड और इसमें सर कॉर्ड सिर्फ बाउंड्री तक जाएगा लेकिन सीकेंट बाउंड्री के बाहर जाएगा। तो बेटा सीकेंट एक ऐसी लाइन है दैट इंटरसेक्ट्स a circle at two distinct points is called as secant of the circle। तो सिंपल सी बात है, इस फिगर में आपको ये जो लाइन दिख रही है सीकेंट है, ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है ये आपका सीकेंट कहलाएगा। और आपके कॉर्ड को कभी कभार हम ऐसा भी बोल देते हैं, इट इज पार्ट ऑफ सीकेंट। ये सीकेंट का अगर मैं यहां से यहां तक एक हिस्सा ले लूं सीकेंट का, ये तो सर पार्ट ऑफ सीकेंट तो हमारा कॉर्ड हो गया, है ना बेटा। कितनी आसान सी बात है, कितनी आसान सी बात है ना बेटा। उसके बाद आती है टेंजेंट। क्लास 10th में इसमें बहुत डिटेल में आप डिस्कस करेंगे सर टेंजेंट क्या होता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन यहां मैं तुम्हें एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा एक पॉइंट लिया बेटा, इस पॉइंट से एक लाइन टच करते हुए सर्कल को निकल गई। अब इस लाइन को बेटा हम टेंजेंशियल लाइन बोलते हैं। अ टेंजेंट इज लाइन दैट टच ए सर्कल एट ए यूनिक पॉइंट, जो एक यूनिक पॉइंट पे सर्कल को टच करके जाती है, एंड लाइज आउटसाइड द सर्कल लाइन, और ये सर्कल लाइन के हमेशा बाहर होगी। क्या होगी बेटा, बाहर होगी। द टेंजेंट इन द सर्कल गिवन फिगर, अगर आप ध्यान रखोगे ये पार्ट हमारे पास टेंजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, टेंजेंट कहलाएगा। यहां से ये वाला पार्ट भी अपन का टेंजेंट ही कहलाएगा। अरे बात समझ आई, अरे बात समझ आई कि नहीं समझ आई। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए बाहर जाएगी, सर्कल के अंदर नहीं होगी, सर्कल के बाहर से ही ट्रेवल करेगी। ठीक है बेटा, बात क्लियर। उसके बाद आ जाता है आर्क ऑफ ए सर्कल। आर्क क्या होता है मेरी जान, अगर मैं इस पूरी सर्कमफ्रेंस में से कोई इतना सा पार्ट ले लूं, मतलब ये पूरा सर्कमफ्रेंस तो ये हो गया सर, मैंने कहा इस सर्कमफ्रेंस में यहां से यहां तक का पार्ट ले ले। ठीक है बेटा, यहां से यहां तक का पार्ट ले ले, तो ये जो सर्कमफ्रेंस तुम्हारी आएगी, ये जो सर्कमफ्रेंस तुम्हारी आएगी, ये जो सर्कमफ्रेंस तुम्हारी आएगी, इसका पार्ट हुआ ये, और इस पार्ट को बेटा हम आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आर्क बोलते हैं। याद रखना, ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। एक कंटिन्यूअस लाइन का एक पीस अगर आप निकाल के बाहर रख देंगे तो इस पीस को बेटा हम आर्क कहेंगे। और बेटा अगर ये आर्क तुम्हारा छोटा वाला है तो इसे हम यहां से यहां तक, मतलब ये छोटा है, माइनर आर्क बोलेंगे। और बेटा अगर ये यहां से लेकर यहां तक बड़ा आर्क तुम्हें दिख रहा है तो इसे हम बेटा मेजर आर्क बोलेंगे। बात क्लियर हो गई। अरे सर बहुत आसान है, यहां तक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हमने देखा, अभी मैंने ये चीज आपको ऑलरेडी बता दी कि माइनर आर्क मतलब छोटा आर्क और मेजर आर्क मतलब बड़ा आर्क। ठीक है बेटा, अगर सर्कमफ्रेंस का कोई ऐसा पार्ट लिया गया हो जो छोटा सा पार्ट हो, रिमेनिंग पार्ट बड़ा होगा तो उसे मेजर आर्क बोलेंगे, और अगर छोटा पार्ट तुमने ले रखा है तो उसे हम माइनर आर्क बोलेंगे। ठीक है मेरी जान, बहुत सिंपल सी दशा और दिशा है। अब एक चीज याद रखना, कभी कभार आर्क क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो सर तब क्या होगा। मैंने कहा तुमने यहां से यहां तक एक आर्क लिया और इतना ही तुम्हारा आर्क ये भी बचा, ये दोनों आर्क एक ही लेंथ के बचे। ठीक है बेटा, when A and B are the ends of the diameter,
जब ये आर्क के एंड्स जो होंगे एंड्स ऑफ द डायमीटर होंगे, तो हम इस पार्ट को, बोथ आर्क्स आर इक्वल एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी आधा सर्कल। सिंपल सी बात, ऊपर वाले को भी हम सेमी सर्कल बोलेंगे। जब छोटा है तो माइनर आर्क, बड़ा है तो मेजर आर्क, जब दोनों बराबर होंगे तो दोनों को हम सेमी सर्कल बोलेंगे। बस ये बात तुम्हें अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद बात आती है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है बेटा, सेगमेंट क्या होता है। अब तुमको बाकी सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली क्लियर है तो ये बात बहुत आसान हो जाएगी समझनी। अरे इधर 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 इधर, आगे 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 आगे, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बस तुमने डरना नहीं है। आसान तरीके से बताऊंगा सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है। तो बेटा याद रखना, ये एक सर्कल ले लिया, यहां एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, तो एक आर्क ये बना बेटा। इस आर्क और सेगमेंट के बीच में आने वाले इस एरिया को बेटा हम सेगमेंट बोले। समझ गए बात, क्या बोले सर, सेगमेंट बोले। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो रीजन बिटवीन एक कॉर्ड, इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच में ये जो एरिया आ रहा है इसे हम सेगमेंट बोलेंगे। आप बोलेंगे सर अगर ये कॉर्ड है, ये तो मेजर आर्क रहा, फिर इसे क्या बोलेंगे। मैंने कहा इसे भी तुम सेगमेंट ही बोलोगे, बट एक चीज तुम्हें याद रखनी है, अगर ये बड़ा आर्क है तो मेजर सेगमेंट कहलाएगा, और अगर छोटा है तो माइनर सेगमेंट। अरे बात क्लियर हो गई कि नहीं, अरे बात क्लियर हो गई कि नहीं। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क इज कॉल्ड एज सेगमेंट। अगर छोटा आर्क है तो माइनर आर्क, और माइनर आर्क और कार्ड के बीच में बनने वाले एरिया को माइनर सेगमेंट बोलोगे। मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच में बनने वाले एरिया को तुम मेजर सेगमेंट बोलोगे। अरे बात क्लियर, बहुत सिंपल है यार। उसके बाद आती है बात सेक्टर ऑफ अ सर्कल पे। क्या बेटा, सेक्टर ऑफ अ सर्कल पे। मैंने कहा बेटा सेंटर से तुम एक रेडियस डालो बाउंड्री तक, सेंटर से एक रेडियस डालो बाउंड्री तक। ये जो सेगमेंट बना बेटा, ये जो छोटा वाला सेगमेंट बना, ध्यान रखना अच्छे से, ये जो छोटा वाला सेगमेंट बनेगा यहां से लेकर यहां तक, इन दो रेडियाई और आर्क के बीच में ये जो एरिया आ रहा है, दो आर्क और इनके बीच में जो एरिया आ रहा है, दो रेडियस और इस आर्क यहां से लेकर यहां तक के इस आर्क के बीच में, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। अगर आपका आर्क छोटा है तो फिर से ये कहलाएगा माइनर सेक्टर, और अगर आपका आर्क जो है वो बड़ा है तो ये कहलाएगा आपका मेजर सेक्टर। क्या कहलाएगा बेटा, मेजर सेक्टर, यानी कि बड़ा सेक्टर। मोटा मोटा क्या याद रखेंगे सर जी, एरिया बिटवीन द टू रेडियाई एंड द आर्क। समझ गए ना, एरिया बिटवीन द मेजर आर्क एंड द टू रेडियाई इज कॉल्ड एज मेजर सेक्टर। एरिया बिटवीन द टू माइनर, एरिया बिटवीन द माइनर आर्क एंड टू रेडिया इज कॉल्ड एज द माइनर सेक्टर। बात खत्म सर, बात खत्म सर। ये जो थे ये सबके सब टर्म्स थे जो रिलेटेड कर रहे थे सर्कल को। अब कुछ क्विकली क्वेश्चंस ले लेते हैं। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन डैश डैश ऑफ द सेंटर सर्कल। अरे सेंटर कहां पे लाई करेगा, तो ऑब्वियसली बेटा इंटीरियर ऑफ द सर्कल में लाई करेगा, देखा था। और याद रखना ये जो सर्कल है हमारे प्लेन को तीन हिस्सों में बांटता है। यहां से बात आ गई तो बता देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज इंटीरियर, दिस इज कॉल्ड ऑन द सर्कल, और दिस इज कॉल्ड एज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर ऑन एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर ऑन एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर ऑन एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर ऑन एंड एक्सटीरियर। तीन भागों में, तीन प्लेन्स को, प्लेन जो है सर्कल जो है प्लेन को तीन भागों में डिवाइड करता है। बहुत आसान, वीडियो रोकोगे और उसके बाद आंसर करोगे। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, आंसर मस्ट बी एट डायामीटर। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल। सर जी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। मैंने कहा बेटा अगर दो सर्कल्स ऐसे हों जिनका सेम सेंटर हो तो उन्हें हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। अरे क्या समझा बात को तू। मैंने कहा बेटा एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया जो कि इस तरह का सर्कल था। मैंने कहा सर हमने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया, हमने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया, और ये भी बेटा हमने येलो कलर का ड्रॉ कर लिया। ठीक है बेटा, एक और सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, एक और सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, एक और सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया।
मैंने कहा बेटा ये 3 सर्कल्स हो गए। कितने सर्कल्स हो गए बेटा? 3 सर्कल्स हो गए। 3 सर्कल्स जब मैंने यहां ड्रॉ किए, मैंने कहा अगर ये तीनों सर्कल एक ही सेंटर पे हैं, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, अगर ये तीनों सर्कल बेटा एक ही सेंटर पे हैं, एक ही सेंटर पे हैं, तो ध्यान रखना अब हमारे पास बचा ये वाला, इसको भी हम कॉन्सेंट्रिक करते हैं। ठीक है बेटा, इसको भी हम कॉन्सेंट्रिक करते हैं, ये बड़े के अकॉर्डिंगली कॉन्सेंट्रिक हो रहा है। तो अब ये वाला सर्कल जो है, सेंटर वाला सर्कल जो है, इसको हमें कॉन्सेंट्रिक प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब इसको बाहर लेके आ जाते हैं पहले। ठीक है, इसको कॉन्सेंट्रिक करते हैं, ये कॉन्सेंट्रिक हो गया, सेम सेंटर हो गया। अब बाहर से इसको लाते हैं, तो देखो बेटा ये भी कॉन्सेंट्रिक हो गए। मतलब सर इन तीनों सर्कल्स का जो सेंटर है ना, वो यही है, वो यही है। यहां से यहां इस छोटे सर्कल का रेडियस, यहां से यहां बड़े का, और इससे बड़े का रेडियस ये वाला। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब सर्कल्स विद सेम सेंटर, वो सर्कल जिनका सेंटर जो हो सेम हो, सर्कल विद सेम सेंटर्स, यानी कि एक ही सेंटर या जिसका सेंटर यूनिक हो, इस तरह के सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बेटा बोलते हैं। समझ गए बात को? समझ गए बात को? बहुत आसान। अब बारी आती है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। इस चैप्टर में बहुत सारे थ्योरम्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत आसान तरीके से सारे थ्योरम्स जो तुम्हें रिक्वायर्ड होंगे, सबके सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको समझाने वाला हूं। बस तुम्हें फोकस नहीं बिगाड़ना। तंग हो रहे हो ना? थोड़ा सा ड्राई टॉपिक लग रहा है सर, सारी थ्योरी। हाँ, मैक्सिमम बातें क्या होती हैं कि एग्जाम में आपको थ्योरी के बेस पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन स्कूल्स में या कॉलेजेस में या आपके अक्सर बेशतर जहां पढ़ने जाते हैं, वहां क्या किया जाता है? एक्सरसाइज खोलो पढ़ाओ, एक्सरसाइज खोलो पढ़ाओ। नहीं बेटा, मैथ्स को पढ़ना है तो मैथ्स की थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है, यह बात जहन में रखना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूरे 25 करोड़ के लिए। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्या बोला सर? दो कॉर्ड्स दे रखे हैं ए बी, और एक कॉर्ड दे रखा है बेटा डी सी। इससे बोला कि ये सेंटर पे सेम एंगल बनाते हैं। अरे सर जी कैसे प्रूव करेंगे? मैंने कहा हमारे पास गिवन क्या दे रखा है कि भैया कॉर्ड ए बी बराबर सी डी के हैं। ठीक है, ये चीज गिवन है। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, मैं अगर दो ट्रायंगल्स की बात करूं, कौन से ट्रायंगल की? एंड ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सीओडी, एंड ट्रायंगल सीओडी। ठीक है बेटा, दो ट्रायंगल्स की बात कर ली मैंने। क्या मैं इसमें कह सकता हूं कि ए बी बराबर है सी डी के? अरे सर ये वाला तो हम का गिवन है, हमने कहा ये हम का गिवन है। सर जी ओ ए किसके बराबर होगा? मैंने कहा बेटा ओ ए, अगर आप ध्यान रखोगे तो ओ ए अपन का किसके बराबर होगा? सर जी ओ सी के। अरे सर कैसे बोल दिया? मैंने कहा ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है क्या? आप बोलेंगे सर सेम है। मैंने कहा बेटा तेरा ओ बी किसके बराबर? तुमने कहा सर ओ डी के बराबर, क्योंकि सर ये भी तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। समझ गए बेटा? अब हमने क्या कहा? ट्रायंगल ए ओ बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई ट्रायंगल सीओडी के, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? साइड एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। समझे बात को? अगर तुम्हारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल एओबी और एओबी आपस में बराबर होंगी बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सिंपल सी भाषा में इसका कन्वर्स ले लेते हैं जल्दी से। दूसरा थ्योरम क्या बोला? उल्टा बोल रहा है सर, ये बोल रहा है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब की बार दे रखा कि ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड तो बेटा एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, वो एंगल्स आपस में बराबर। हमको प्रूव करना है कि कॉर्ड्स बराबर प्रूव कर दो। मैंने कहा यही वाले दो ट्रायंगल्स ले लो, इन ट्रायंगल ए ओ बी
एंड ट्रायंगल सीओडी, एंड ट्रायंगल सीओडी। पहली बात क्या मैं बोलूं, ए ओ बराबर ओ सी, बीच वाला एंगल देखो बेटा, ये वाला एंगल और ये बराबर एंगल ए ओ और बी, एंगल ए ओ और बी क्या बराबर है एंगल सी ओ डी के। सर ये वाली बात तो गिवन है, ऊपर वाला पहला बात तो बेटा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। अरे सर जी ओबी के बारे में बोलो, क्या ये ओडी के बराबर? मैंने कहा बिल्कुल बराबर, ओबी बराबर ओडी। रीजन, रीजन समझ लो जल्दी से। रीजन इसका ये है कि ये भी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। क्या दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई? सर हो गई। तो ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी बाय व्हाट? बाय व्हाट? सीपीसीटी नहीं, साइड एंगल एंड साइड। अभी तू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर, उसके बाद क्या बोलना था कि सर अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या ए बी और सी डी इन्हीं दो ट्रायंगल्स के पार्ट्स हैं? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल हैं, तो हम कहेंगे बाय सीपीसीटी दीज टू आर इक्वल। समझ गए बात? दो थ्योरम्स हो गई मजाक मजाक में और तुम्हें पता भी नहीं चला, है ना? कितना आसान है सर जी, बहुत सिंपल है बेटा। अब क्विकली एक दो क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी बेटा क्लियर हो जाए, है ना? चलो, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O आपको सेंटर दिख रहा है एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी। बेटा ये ए बी जो है, ये वाला ए बी जो है, ये अपने बी सी के बराबर है। बिल्कुल बेटा, कॉर्ड है तो बराबर होगा, दोनों कार्ड्स हमें बराबर दे रखे हैं। एंड एंगल ए ओ बी इज 90, ये वाला एंगल कितना दे रखा? 90 दे रखा। आपसे पूछा अल्फा बता दो, अल्फा, अल्फा ये वाला। मैंने कहा इसे ज्वाइन कर लो बेटा। अगर बेटा ये कार्ड और ये कार्ड बराबर, क्या सेंटर पे दोनों एंगल 90 बनाएंगे? आप बोलोगे सर बनाएंगे। मैंने कहा देख ले क्या ये रेडियस है? आपने कहा रेडियस है। मैंने कहा क्या देख ले ये रेडियस है? आपने कहा रेडियस है। बेटा ये तो अल्फा हो गया, ये तो अल्फा हो गया। क्यों? साइड्स दोनों बराबर तो अपोजिट के एंगल बराबर होंगे। ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो देख लो जाके, देख लो जाके। ठीक है, अभी नहीं देखो, अभी इसको कंसंट्रेट करो, बाद में जाके देखना। अभी तुम भरोसा कर लो सर पे कि सर ओ बी और ओ सी आपस में बराबर है। क्यों? एंगल्स अपोज टू द इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। तो मैंने कहा बेटा अल्फा प्लस 90 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180। मैं इस ट्रायंगल ओ सी बी में क्या लगा रहा हूं? एंगल सम प्रॉपर्टी। किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल ओ सी में। अल्फा और अल्फा, दो अल्फा, प्लस क्या करेंगे? 90 को उधर भगाएंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 90। अरे सर दो अल्फा बराबर हो जाएगा 90 के। अरे सर दो अल्फा से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो 90/2, आंसर होगा 45 डिग्री। सो हियर इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को? ठीक है बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और ये एनटीएससी में पूछा भी गया है। ठीक है मेरी जान, अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान रखो, सेम इसी तरह का कहानी है कि सर जी इन द डायग्राम गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इफ एंगल AOB इज 45, AOB इज 45। ठीक है मेरी जान, एंड AOD इज 70, AOD इज गिवन एज 70 एंड द कॉर्ड्स AB एंड CD आर इक्वल। देखो बेटा, ये वाला AB कॉर्ड और CD कॉर्ड आपस में बराबर, तो बेटा सेंटर पे बनने वाला ये एंगल भी 45 होगा क्योंकि इस कॉर्ड ने 45 बनाया। अगर दूसरा कॉर्ड भी इक्वल है तो थ्योरम का यूज करके तुम कहोगे कि ये एंगल भी 45 होगा। अब आसान तो है बेटा, 45 प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 45 प्लस ऑफ 170, आंसर कितना होगा बेटा? 360 डिग्री। अरे सर पूरा कंप्लीट एंगल का कॉन्सेप्ट लगा दिया आपने, बिल्कुल सही। तो देखो 45 हुआ 90 प्लस x, ये वाला x हमें नहीं पता, प्लस ऑफ 170 इज इक्वल टू 360, है ना बेटा? 90 और 70 को ऐड करो, 90 और 70 को ऐड करो तो होएगा 260 प्लस ऑफ x इक्वल्स टू 360। अरे बेटा x का वैल्यू 260 को उस तरफ ले जा तो 360 माइनस ऑफ 260, सो सर x का वैल्यू कितना होगा? 100 डिग्री। तो इस तरह से बेटा आप इन क्वेश्चंस के आंसर बड़े आसान तरीके से कर सकते हो। 45 90,
90 को जब मैंने 170 से ऐड किया तो 90 और 170 कितना बनाएगा, 260 बनाएगा। 260 को 360 से माइनस करोगे तो x का वैल्यू 100 आएगा। बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल। अब चलिए करते हैं थ्योरम नंबर 3। आसान सी थ्योरम है, बहुत सिंपल सी थ्योरम है, तुम बस फोकस बनाए रखो, तुम बस फोकस बनाए रखो, ठीक है बेटा। The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। देखो बेटा ध्यान रखना, ये एक सर्कल है, यहां से मैंने एक काम करा, सेंटर से एक व्हाइट कलर का एक परपेंडिकुलर डाला इस कॉर्ड ए बी पे, ठीक है, ए बी पे। हमने क्या काम करना है, अगर इस ए बी पे एक कॉर्ड आता है, अगर इस ए बी पे सेंटर से हम एक 90 डिग्री का लाइन डालते हैं तो देखो ये 90 बन गया। मैंने इन दो रेडियाई को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। जरा इन दो ट्रायंगल्स को तुम प्रॉपरली वेरीफाई करो। एक तो ट्रायंगल होगी कौन सी, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है बेटा, या AOC लिया हमने, यहां से हमने लेते हैं AOB, ये दो ट्रायंगल्स। अब एक चीज दिया देखो, क्या OA और OB बराबर, OA इज इक्वल टू OB, सर रेडियाई तो हैं बराबर ही होंगे, है ना बेटा। हमने कहा क्या OCA, एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB। अरे सर गिवन तो है कि हमारे पास ये दोनों 90 हैं, दिस पार्ट इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन कि दिस OC लाइन इज परपेंडिकुलर। मैंने कहा एंगल जो लाइन है हमारा OC बेटा किसके बराबर, OC, अरे मैं भी तुमको सी कर रहा, देख रहा, ठीक है। ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या है बेटा, AOB, किसके थ्रू, मगर सर RHS। अरे तुमको कैसे पता चला, मैंने कहा देखो एक तो राइट एंगल है क्योंकि 90 डिग्री है, अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज बराबर, और एक कॉमन साइड है OC, तो RHS से प्रूव हो गई। और अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे AC बराबर BC के, AC बराबर BC के, क्यों सर, AC और BC बराबर होंगे बाय CPC and T, कि corresponding parts of congruent triangles are equal। ठीक है मेरी जान, ध्यान रखना, बहुत सिंपल कहानी है, बहुत सिंपल कहानी है। जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करेंगे आप, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करेंगे। सर क्वेश्चन क्या है, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, AB इज द कॉर्ड, जैसा कि आपको दिख रहा है। सर्कल OM इज परपेंडिकुलर AB, OM जो है बेटा परपेंडिकुलर गिरा किसके ऊपर, AB के ऊपर, मान गए। हमें यह पता चल रहा है कि AM किसके बराबर होगा, MB के बराबर। तुम्हें कहा AB बराबर 20, तो अगर AB बराबर 20 है तो इसका हाफ किसके बराबर हुआ सर, 10। और दिया कि OM जो है ये वाला पार्ट, OM ये बराबर है 2 टाइम्स ऑफ √11, ठीक है बेटा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तुम्हें रेडियस निकालने के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम का वैल्यू यूज करना पड़ेगा। सर क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल वहीं से बना रखा है तो OA का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 10 स्क्वायर, क्योंकि ये बेस कितना है 10 स्क्वायर, एंड प्लस ऑफ 2√11 का स्क्वायर, है ना बेटा। अरे सर OA स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हमने कहा 100 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 11 हो जाएगा। अरे सर OA स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा 100 प्लस 4 11 आर 44, तो OA स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 डिग्री। तो OA किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144, स्क्वायर रूट ऑफ 144, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 12। यू नो दैट परफेक्ट स्क्वायर, तो 12 सेंटीमीटर आपका आंसर जो है बेटा हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है। अब ध्यान रखो, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड which is at a distance of 6 centimeter from the center of a circle of radius 10 centimeter। देखो बेटा एक सर्कल बना लेते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा देखने से आपको उल्टा पुल्टा दिख रहा होगा लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमसे कहा भैया ये इस सर्कल का सेंटर है, सेंटर से कहीं पे बेटा रेडियस होगा, और इस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड भी डला हुआ है। कौन सा कॉर्ड है,
कोई भी कॉर्ड आप मान के चलो, कॉर्ड का कोई लेंथ नहीं दे रखा है, तो ए बी एक कॉर्ड है और ए बी से एक डिस्टेंस लिया गया है 6 सेंटीमीटर का, यहां तक ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर का है। हमसे पूछा द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दे रखा है 10। हमें पता है कि अगर परपेंडिकुलर सेंटर से आएगा तो वो बेटा क्या करेगा, एक परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आपसे पूछा डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। देखो बेटा, यहां से इस पार्ट को हम निकालेंगे पहले, जो कि मान के चलो परपेंडिकुलर हमारा है ओ एम, तो हम ए एम फाइंड करेंगे पहले विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। देखो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस ऑफ ए एम स्क्वायर, डायरेक्ट लगा रहा हूं। तो 10 स्क्वायर बेटा 100 हो जाएगा, माइनस इस 6 स्क्वायर को इधर लाओ तो 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। ठीक है बेटा, 100 माइनस 36 इज 64 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। मैंने कहा बेटा एक काम करो, स्क्वायर को इस तरफ लाओ तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 दैट इज इक्वल टू ए एम। स्क्वायर रूट ऑफ 64 किसके बराबर होता है, 8 8 जार 64, तो अपना ए एम किसके बराबर निकला बेटा, ए एम निकला 8 के, तो इतना ही एम बी भी होगा, तो ये भी 8 हुआ। 8 और 8 कितना हो गया, यानी कि कॉर्ड का लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर था। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन और बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है ना बेटा। अब आपकी एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एंड आई बिलीव यू गाइस कैन अंडरस्टैंड इट वेरी सिंपली। बहुत आसान क्वेश्चन, देखो बेटा, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जैसा कि आपको दिख रहा है एक लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है ए बी सी डी जो 4 पॉइंट्स पे काटती है, ए बी और सी डी को आप बराबर, ये मानिए कि चलो यहां से यहां तक ए बी और यहां से यहां तक सी डी को हमें बराबर प्रूव करना है। तो मैंने कहा एक काम करो, थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लो, लेट ओ एम बी परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी, ऑन कॉर्ड ए डी, पूरे कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ले लिया हमने। तो अगर मैंने यहां से ओ एम एक परपेंडिकुलर डाला तो एक चीज ध्यान रखोगे, ये वाला एंगल कितना बन गया बेटा, 90। इफ ओ एम इज perpendicular on AD, it means that OM बाइसेक्ट्स AD, है ना बेटा, है ना बेटा, करेगा ना बाइसेक्ट, और ए सर जी करेगा। अगर OM को बाइसेक्ट, OM जो है इस AD को बाइसेक्ट करेगा तो क्या मैं बोलूंगा कि मेरा ये जो AM और MD होगा बराबर होंगे। कैन आई से AM मस्ट बी इक्वल टू MD when you talk about the bigger circle or larger circle जो होगा, है ना बेटा। अरे सर अगर स्मॉलर सर्कल में आप देखोगे आपका BM और MC भी बराबर होगा, सिमिलरली यू कैन से BM मस्ट बी इक्वल टू MC, है ना बेटा। ये स्मॉलर सर्कल के अकॉर्डिंग है। मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए, लेट दिस एज 1, लेट दिस एज 2। मैंने कहा सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखो बेटा AM माइनस BM कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। AM माइनस BM, राइट साइड में बेटा MD माइनस MC। अब देखो AM में से BM हटा दो तो क्या बचा सर, AB बचा। MD में से MC हटा दो तो क्या बचा सर, CD ही बचा। हेंस प्रूव्ड कि AB बराबर होगा CD के। अरे आसान है ना, मजा आ रहा है ना तेरे को। अगर तेरे को मजा आ रहा है तो लाइक कर दे सेशन को और अपने दोस्त को इन्फॉर्म कर दे। अरे सर एग्जाम है, दोस्त को कौन इन्फॉर्म करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और थ्योरम ले लेते हैं, आसान सी एक थ्योरम है। अब दो चीजें याद रखोगे। हमने क्या देखा कि एक जो सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है वो आपके कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अब इसमें एक चीज आपने और याद रखनी है कि अगर आपके पास एक चीज आपने एक और याद रखनी है क्विकली से, वो मैं आपको बता देता हूं बिफोर वी मूव अहेड। ठीक है बेटा, ये वाला हमने क्या कहा, लाइन ड्रॉन फ्रॉम थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर मैंने सेंटर से कोई लाइन डाल दिया और ये लाइन आपके इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप क्या काम करेंगे कि सर इस कॉर्ड ने तो बाइसेक्ट किया, लेकिन ये जो लाइन पड़ा ना ये 90 डिग्री। अरे सर प्रूव कैसे करेंगे,
मैंने कहा इन दो ट्रायंगल्स को तू इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेगा, आपने कहा सर हो जाएगा। सर ओ ए और ए बी बराबर है, सर ए सी और सी बी क्योंकि कार्ड बाइसेक्ट कर रहा है, ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दो बराबर। सर ओ सी दोनों में कॉमन, तो दो ट्रायंगल एस 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 से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। अब मुझे एक चीज पता चली कि ये दो एंगल जो ओ सी ए और ओ सी बी, देखो इस तरह से लाइन, इस तरफ में ओ सी ए है, यहां सी है और यहां ओ सी बी है ना बेटा, ये दोनों के दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। मैंने कहा इसे तुम x मान लो, इसे तुम x मान लो। सर x प्लस x क्या 180 होगा लीनियर पेयर के हिसाब से, आप बोलेंगे सर होगा। मैंने कहा 2x बराबर होगा 180 के, आप बोलेंगे होगा। मैंने कहा x बराबर होगा 180/2, तेरा आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। तो प्रूव हो गया क्या? अरे सर हो गया। तो सेम ये चीज भी याद रखेंगे, सेंटर से एक लाइन जो किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर आएगी वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, और अगर एक लाइन ऐसे आ रही है कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो ये आपका थ्योरम 3 और 4 हो गया, जो मैंने आपको क्विकली समझा दिया। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, तुम्हें आसान हो जाएगा चीजों को समझना। एडी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, मान गए सर? मान गए सर कि एडी हमारा डायामीटर ऑफ द सर्कल है, डायामीटर ऑफ द सर्कल है। अरे सर अगर एडी डायामीटर है, एडी डायामीटर है, हम मान गए कि एडी डायामीटर है, तो मतलब ये हमारा सेंटर रहा, सेंटर से एक एडी डायामीटर ले लिया हमने, एडी इज द डायामीटर। ठीक है बेटा। एंड ए बी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, इफ एडी इज 34, तो मैं एडी दे रखा बेटा 34 सेंटीमीटर, ठीक है 34, और यहां पे दूसरा एक कॉर्ड ले रखा है, इफ एडी इज 34 सेंटीमीटर। अब मान के चलो एक कॉर्ड है ए डी तुम्हें दे रखा है, एडी इज द डायमीटर ना, हाँ एडी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज द कॉर्ड। अब ए बी कहां पे अभी हमें नहीं पता, मान के चलो ए बी यहां से यहां कहीं गया होगा, है ना, ए बी इज द कॉर्ड, ए बी एक कॉर्ड है। आपसे पूछा कि इफ ए बी इज 30 सेंटीमीटर, ए बी कितना है बेटा 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, आपको डिस्टेंस निकालना है ए बी का, कहां से? सेंटर ऑफ द सर्कल से। जरा इस क्वेश्चन को दिमाग लगाओ बहुत अच्छे से। क्या बोला क्वेश्चन ने कि सर एडी डायामीटर है, एडी डायामीटर है मतलब ये रहा सेंटर और एडी अपन का डायामीटर है। इफ एडी इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर एंड ए बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, कितना है बेटा 30 सेंटीमीटर। आप हमें ये बताएंगे, आप हमें ये बताएंगे, आप हमें ये बताएंगे कि अगर मान के चलो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ले लेता हूं अपने अपने कॉर्ड के ऊपर, ठीक है बेटा कॉर्ड के ऊपर, मुझे एक चीज पता चल के आ रही है, एक चीज पता चल के आ रही है कि ये कॉर्ड अपन का था 30 सेंटीमीटर, मैंने सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये वाला पार्ट 15 हो गया। अरे सर यहां से लेकर यहां तक का ये लाइन तो 17 है बेटा, है ना, हाँ, ये वाला लाइन यहाँ 90 है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटा, 17 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस ऑफ ये वाले लाइन को मैं मान के चलो x ले लेता हूं प्लस ऑफ x स्क्वायर। अरे सर 17 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 289 है ना, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस x का स्क्वायर कितना होता है सर x स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाओ तो 289 माइनस ऑफ 225 मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। 9 में से 5 गए तो बचे 4 सर, इज इट राइट। 8 में से 2 गए तो बचे 64 सर। तो हमने कहा एक्स स्क्वायर बराबर निकला 64, तो एक्स बराबर निकला बेटा 8 के, है ना, 64 का रूट, तो x मस्ट बी प्लस माइनस ऑफ 8, है ना बेटा। तो यहां पे -8 तो है नहीं, +8 सेंटीमीटर का आंसर है एंड दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अरे आसान है क्या बेटा, अरे आसान है क्या बेटा, आसान है। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 5, ठीक है बेटा, थ्योरम नंबर 5 और 6, 3 हो गई, 4 हो गई, ओके, दिस इज बेसिकली थ्योरम नंबर 5। अब इसको याद रख लेना, थ्योरम नंबर 5 है equal chords of the center, if equal chords of a circle are equidistant from the center,
अगर ये एक कॉर्ड है मान के चलो CD और ये एक कॉर्ड है बेटा AB, ध्यान रखना, बोर नहीं होना, ठीक है, लास्ट पे डांस करके दिखाऊंगा, ठीक है, तुम बोर मत होना। AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। हमसे पूछा कि इन दो कॉर्ड्स का डिस्टेंस जो होगा सेंटर से वो बराबर होगा, वो बराबर होगा, ठीक है बेटा। ये इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं मतलब इनका डिस्टेंस जो होता है सेंटर से वो बराबर होता है। इज इट राइट बेटा? अरे देखो मेरी जान, अरे देखो मेरी जान, मैंने कहा ये एक रेडियस ले ले, ये एक रेडियस ले ले, यहां से एक रेडियस ले ले, यहां से एक रेडियस ले ले। अरे मुझे बताओ, क्या तुम इन दो ट्रायंगल्स को किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे? आप बोलोगे सर दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, पॉसिबल तो है। मैंने कहा अगर ये परपेंडिकुलर है सेंटर से, याद रखना ये परपेंडिकुलर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है, तो तुम इस एक ट्रायंगल को पकड़ लो और इस एक ट्रायंगल को पकड़ लो, क्या ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए जा सकते हैं? सर इसके बारे में तो हमें नहीं पता कि OFOE बराबर है, लेकिन एक चीज पता है कि यहां एंगल 90 है, ये वाला पार्ट रेडियस, ये वाला पार्ट रेडियस, ध्यान रखना अच्छे से। हो गई दो चीजें तो हमें पता है सर। एक हमें पता है कि FD बराबर होगा EB के, क्योंकि अगर दो कॉर्ड्स बराबर हैं तो उनके हाफ्स भी तो इक्वल होंगे। इन दो ट्रायंगल्स को तुमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो आपका OF किसके बराबर निकला? OE के बराबर। तो ये थ्योरम जनरली आपसे प्रूफ में नहीं पूछे जाएगी, लेकिन मैंने प्रूफ आपको बता ही दिया। अगर दो कॉर्ड्स होंगे इक्वल, याद रखना ये एक कॉर्ड होगा बेटा, ये याद रख लेना, ये एक कॉर्ड है जिसका लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, है ना बेटा, और दूसरा एक कॉर्ड है जिसका लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। मैंने कहा इस कार्ड की दूरी सेंटर से है 5 सेंटीमीटर। आप मुझे जल्दी से बता देंगे सर इस कार्ड की भी दूरी सेंटर से होगी 5 सेंटीमीटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से वो बराबर दूरी पे होंगे। तो इस तरह से थ्योरम 6। अब इसका उल्टा क्या याद रखेंगे? If two chords are at equidistant from the center, then the chords are equal. और अगर दो कॉर्ड्स एक ही डिस्टेंस पे हैं सेंटर से तो कॉर्ड्स आर इक्वल। तो ये है दो स्टेटमेंट आपके थ्योरम 5 एंड थ्योरम 6 है ना बेटा। ये बातें अपने जहन में बिठा लो। क्या क्या सर? अगर दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो कॉर्ड बराबर, अगर दो कॉर्ड बराबर हैं तो सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। बस ये बात तुम मान के चलो, ठीक है बेटा, मान के चलो। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 7 पे। क्या है थ्योरम बेटा? कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इसका जस्ट कन्वर्स बेटा, है ना मेरी जान, कन्वर्स है पिछले वाले थ्योरम का। क्या कहा हमने कि ये जो दो कॉर्ड्स हैं अगर ये सेंटर से तुम्हें बराबर दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये वाला लेंथ x है, ये वाला लेंथ x है, तुम ये प्रूव करो कि सेम सर इसको ज्वाइन कर लो। सिंपल सी बात, इसको ज्वाइन कर लो, दो ट्रायंगल्स पकड़ लो और ट्रायंगल्स में अब तुम्हें ये और ये बराबर दे रखा है, बीच वाला एंगल 90 है, तो साइड एंगल साइड देखो, साइड एंगल साइड से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो मतलब सर ये दो आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे तो मतलब सर BE वाला पार्ट DF के बराबर हो जाएगा। यहां से दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे, यहां से दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो CF बराबर AE के हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो CF FD आपका CD हो जाएगा और AB किसके बराबर आएगा? AE और EB के बराबर। तो मोटा मोटा आपने यही याद रख लेना है कि सर जी अगर कॉर्ड्स होंगे तो उनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा। ठीक है बेटा, अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं और अगर सेंटर से किसी दो कॉर्ड्स का डिस्टेंस इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर हैं। बेटा आराम से अब इस क्वेश्चन को देख। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB इफ CD इज 8 सेंटीमीटर? मैंने देखा सेंटर से ये 3 सेंटीमीटर, कॉर्ड्स का डिस्टेंस सर बराबर दे रखा है सेंटर से। हमने कहा बेटा CD तुम्हें 8 सेंटीमीटर है और AB कितना होगा? आपने बिना देखे बोला AB होगा सर 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। नाउ अब याद रखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। हमने कहा दो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हैं। क्या है बेटा?
दो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल है। क्या है? दो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, दे आर इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल। कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? विद इन द सर्कल में। ठीक है बेटा, विद इन द सर्कल में इंटरसेक्ट। एक कार्ड इधर से आया बेटा, और एक कार्ड मान के चलो, एक कार्ड मान के चलो इधर से आया। ठीक है बेटा, ये यहां कहीं, अरे थोड़ा सा इसको अलग से बनाते हैं। ठीक है, ये एक कार्ड आया और ये यहां से एक कार्ड आया, यहां पे ध्यान रखो, ये एक कार्ड आया। ठीक है बेटा, एक कार्ड का नाम मैंने ए बी रख दिया और दूसरे कार्ड का नाम हमने सी डी रख दिया। ये दो इक्वल कार्ड्स हैं और सेंटर के अंदर आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, ये सेंटर है, ये एक लाइन सेगमेंट है। क्या है बेटा? लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से ज्वाइन कर रहा है इन कॉर्ड्स को। ठीक है बेटा, इन कॉर्ड्स को। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द सेंटर। तो मैंने कहा बेटा एक काम करो, लेट ए बी एंड सी डी बी द टू कॉर्ड्स, सी डी बी द टू कॉर्ड्स। मैंने कहा ए बी और सी डी को आप टू कॉर्ड्स मान लो बेटा, टू कॉर्ड्स मान लो बेटा, है ना। ए बी और सी डी को आपने दो कॉर्ड्स मान लिया एंड बोथ द कॉर्ड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, एंड लेट ये वाला पॉइंट अपना M हो गया, एम ओ बी द लाइन, लेट ओ एम बी द लाइन, बी द लाइन ज्वाइनिंग इंटरसेक्शन, ज्वाइनिंग इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स टू द सेंटर, ऑफ कॉर्ड्स टू सेंटर, है ना बेटा, कॉर्ड्स टू सेंटर। अरे बेटा आसान है यार, आसान है यार, ध्यान रख तू, ये बहुत आसान है। मैंने कहा ओ एम एक लाइन है बेटा जो आपके इंटरसेक्शन को यहां से, नाउ फ्रॉम ओ, मैंने क्या कहा, फ्रॉम ओ ड्रॉ परपेंडिकुलर। ठीक है, फ्रॉम ओ ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ सी ऑन ए बी, ओ सी ऑन ए बी एंड OD on OE on CD, OE on CD। क्या किया सर हमने? एक परपेंडिकुलर ले लिया अपना 90 डिग्री वाला लाइन, वो यहां ले लिया, और एक लाइन हमने यहां ले लिया, जिससे हमें कुछ चीजें क्लियर होने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अरे सर एक बात तो मुझे कॉमन पता चल के आ रही है, कहना इसे, दिस इज माई OC, OD कहां पे रखा था हमने, ड्रॉ परपेंडिकुलर OC ऑन AB एंड OE ऑन CD, ये है। मैंने कहा बेटा अगर OC और OD की बात करें, क्या तू बोल सकता है इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स हैं, छोटी वाली कहां पे लिख दे, यहां लिख दे। ठीक है, इन ट्रायंगल कौन सी वाली है? एक है OCM, OC और M, और एक है OEM, OE एंड M, है ना बेटा। इन दो ट्रायंगल्स में अगर तू ध्यान रखेगा, सबसे पहले OC बराबर होगी OE के, OC इज इक्वल टू OE। ठीक है बेटा, OC इज इक्वल टू OE। रीजन क्या है? कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो डिस्टेंस, कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो उनका डिस्टेंस सेंटर से बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज आप रीजन यहां लिख देंगे। दूसरी बात, OM इज कॉमन लाइन, है ना बेटा, OM इज कॉमन। और दूसरी बात कि अपना OCM, एंगल OCM is equal to angle OEM each 90, एंगल OEM each 90, दोनों के दोनों 90 डिग्री के बराबर है ना? अरे है ना बेटा, बराबर है क्या? बराबर है, बिल्कुल बराबर है सर। OC और ये, अब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। कैसे सर? देखो ये 90 RHS और एक साइड, तो मतलब ट्रायंगल OCM is congruent to triangle OEM by RHS congruency, by RHS congruency। अरे सर ये हो गया, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या ए वाला एंगल और ई वाला एंगल बराबर होंगे? अरे होंगे ना सर। OM और C, therefore angle OMC must be equal to angle OM and E, angle OM and E by CPCT। तो इसका मतलब देखो, ये इंटरसेक्शन लाइन थी, इसने इस कार्ड के साथ OMC बनाया और इस कार्ड के साथ OME बनाया, दोनों के दोनों CPCT से बराबर हो गए। तो ये चीजें आपको अच्छे से जहन में रखनी है। इस तरह के डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में बेटा
पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, आसान से क्वेश्चन से। अब कुछ प्रॉपर्टीज को क्विकली देख लेते हैं। देखो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हायर क्लासेस में भी इसका काम जो है आपसे लिया जाएगा। इट इज नॉट लिमिटेड टू द 10। यहां पे देखो, टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द एंगल सबटेंडेड बाय देम एट द सेंटर्स आर इक्वल। मैंने कहा यहां से एक आर्क ले लिया बेटा हमने, ए बी एज एन आर्क। क्या ले लिया बेटा? आर्क। जब ए बी तुम आर्क लोगे तो उसके पीछे आप इस तरह का एक सिंबल डाल दोगे ऊपर, इसका मतलब ये होता है ये आर्क होता है। आर्क क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो होती नहीं है ना, तो आप इस तरह से ध्यान रखोगे फिलहाल आर्क इस तरह से ए बी। और यहां पे आप एक काम करोगे, सी डी आपका एक आर्क है। अगर बेटा टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो आर्क्स बराबर हैं, आर्क्स बराबर है तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें एक कॉर्ड मिलेगा। क्या कॉर्ड मिलेगा? क्या बेटा? मिल गया सर कॉर्ड। हमने कहा अगर दो कॉर्ड्स बराबर हो गए तो क्या सेंटर पे एंगल बराबर होगा। अब इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए मैं ऐसा बोल दूं क्या कि ए बी अगर एक आर्क है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। अब बोला क्या सर? यस करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ प्रॉपर्टी 1 समझ आ गई। हमने कहा कि अगर द एंगल सबटेंडेड बाय द टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इफ द टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो आर्क्स आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब ये हुआ वो एंगल बराबर बनाएंगे। अगर अब दो आर्क्स ने एंगल बराबर बना रखे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो आर्क्स भी आपस में बराबर होंगे। कॉर्ड के कॉन्सेप्ट से तुम इस चीज को आसान तरीके से रिलेट कर सकते हो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अगर नींद चढ़ी है तो जाके मुंह धो लो और जल्दी से आ जाओ। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। बस 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 कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उसके बाद आपकी सारी जहमतें तमाम, है ना। चलो, क्वेश्चन है थ्योरम नंबर 10 में। दो मैंने थ्योरम आज तुम्हें प्रॉपर्टीज बता दी। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any other remaining part of the circle. अरे सर, अगर एक आर्क है, थोड़ा ध्यान रखो, ये सर्कल है मेरी जान, है ना, ये सर्कल है। हमने इस सर्कल के अराउंड टेंटर के अराउंड सर्कल डाल दिया। मैंने कहा एक आर्क है सर, एक तो ये आर्क है, मान के चलो यहां से यहां तक, है ना, ये एक आर्क हो गया सर। एक तो आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगा, एक तो सर ये यहां कहीं एंगल बनाएगा, है ना बेटा, यहां कहीं एंगल बनाएगा। एक तो सर अगर उल्टा बोले तो यहां पे भी तो बना सकता है। मैंने कहा हाँ बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। ठीक है बेटा, तो ये अपने आर्क्स हो गए और आर्क के द्वारा बनाए गए एंगल्स हो गए जो जहां जहां। अब यही आर्क अगर यहां पे सबस्टेंड करें तो ये एंगल यहां पे आ जाएगा, ये एंगल इस तरह से यहां पे आ जाएगा, है ना। बहुत सारी जगहों पे एंगल्स बना सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा 3 जगहों पे बनाएगा। एक तो सेंटर पे, एक तो कहीं जगह सर्कमफ्रेंस में, और एक यहां कहीं। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपको समझनी है। अरे सर जी, हमसे एक थ्योरम पूछ रखा है यहां पे, जरा इस थ्योरम को देखते हैं क्या पूछ रहा है। जरा इस थ्योरम को देखते हैं क्या बोल रहा है। हमने कहा थ्योरम ये पूछ रही है कि अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है, क्या सर्कल है बेटा, ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है, मोटा मोटा समझ लो, जल्दी से जल्दी से, इतना टाइम नहीं होएगा। ठीक है, देखो ये एक सर्कल है बेटा, इस सर्कल का एक सेंटर है, इस सर्कल का एक सेंटर है, और ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड जो है बेटा, ये कॉर्ड जो है यहां इसको ज्वाइन किया और यहां इसको ज्वाइन किया। ठीक है बेटा, मैंने मान लिया सेंटर ओ है, ये ए बी अपन का एक आर्क है, और इसे बेटा हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और मैंने कहा इस आर्क ने सेंटर पे ये एंगल बनाया और इसने यहां कहीं बेटा ये वाला एंगल बना दिया, है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल जो सबटेंड किया आर्क ने एट द सेंटर, मतलब सर ए ओ बी, और इसे हम डी मान लेते हैं। आपको यह प्रूव करना है बेटा, अगर इस आर्क को बेटा हम इस फिगर के अकॉर्डिंग कर दें, इस फिगर के अकॉर्डिंग कर दें, देखो कैसे, इसको ए रखते हैं, इसको बी, इसको हम हटा देते हैं, इसको बी रख लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, मतलब ये वाला पॉइंट पी और ये वाला पॉइंट क्यू रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, मैंने नाम चेंज कर दिया। इज एग्जैक्टली इक्वल टू पी ए क्यू, पी ए एंड क्यू मतलब दिस एंगल। देखो क्या बोल रहा है कि ये जो एंगल इधर बना, इधर 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 इधर, ये जो एंगल बना ये इसके डबल है। मतलब सर, मतलब अगर ये 100 है तो ये ई वाला 50 है। चलो देखो,
अब मैंने क्या कहा, प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करने के लिए एक चीज तुम्हें याद रखनी है, हम एक लाइन खींच लेते हैं, कहां से कहां तक एक लाइन खींचेंगे बेटा, ध्यान रख लेना। मैंने एक लाइन खींच ली, यहां से एक लाइन खींच ली, ये व्हाइट वाली जो तुम्हें नजर आ रही है। मैंने कहा बेटा इस व्हाइट लाइन ने क्या काम किया, इस व्हाइट लाइन ने क्या काम किया, इधर का एंगल 1 बना दिया, इधर का एंगल 2 बना दिया, इधर का एंगल 3 बना दिया, इधर का एंगल 4 बना दिया, इधर का एंगल 5 और इधर का एंगल 6 बना दिया। ठीक है, हो गया सर। अब यहां पे तुम्हें दो ट्रायंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं, परफेक्टली दो ट्रायंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं। सर जी ट्रायंगल्स कौन कौन से? मैंने कहा एक तो ये वाला ट्रायंगल जो तुम्हें अंदर बनता हुआ दिख रहा है। अरे 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 अरे, थोड़ा सा मार्क कर देता हूं, तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो, एक ये और एक ये, जिसमें मेरा एंगल 1 और एंगल 2 बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो सर, सेंटर से यहां रेडियस तो बन गई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसे मुझे पता चला कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है। और सिमिलरली अगर मैं इसे यहां ज्वाइन कर दूं तो मुझे एक चीज दिख रही है कि ये वाला एंगल जो है ये OA है और ये OQ है, ये भी तो दोनों रेडियस है, मतलब ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक और चीज पता चल के आ गई कि एंगल 3 भी बराबर है एंगल 4 के, है ना सर? हमने देखा अगर इस ट्रायंगल को मैं एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करता हूं, इस साइड को मैंने एक्सटेंड किया, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए क्या एंगल 5 बराबर होगी 2 और 1 के? आप बोलेंगे सर एंगल 5 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस ऑफ एंगल 1। अरे समझे कि नहीं? अब यहां देखो, इस ट्रायंगल के अंदर इस साइड को एक्सटीरियर किया, तो एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से इन दो का सम बराबर आना चाहिए। तो आप लिखेंगे एंगल 6 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस ऑफ एंगल 4, है ना बेटा? मैंने कहा एक काम करो, एंगल 5 को हम बराबर लिख देते हैं। देखो यहां पे एंगल 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर, तो 2 की जगह भी मैं क्या लिख दूंगा? एंगल 1 प्लस ऑफ एंगल 1, इसमें मैंने बराबर कर दिया। और यहां कौन सा एंगल है? 3, तो एंगल 6 किसके बराबर होगा बेटा? एंगल 3 प्लस ऑफ एंगल 3। मैंने कहा दोनों को अब ऐड करो, एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये ऐसे आएगा लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होके एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब सर अगर मैं बात करूं एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 2 बारी एंगल 1 2 बारी एंगल 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, है ना बेटा? एंगल 5 और एंगल 6 अगर देखोगे पूरा किसके बराबर, देखो 5 और 6 तो ये पूरा एंगल किसके बराबर है? POQ, है ना एंगल POQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, 2 को कॉमन ले लो, अंदर बचा एंगल 1 प्लस ऑफ एंगल 3। जरा एंगल 1 और एंगल 3 पूरे को देखो किसके बराबर? आप बोलेंगे सर PAQ। अरे यार हो गया ना, एंगल POQ बराबर निकला 2 टाइम्स ऑफ एंगल PA एंड Q, एंड दिस इज हाउ यू हैव प्रूवन दैट कि सेंटर पे बनने वाला एंगल, किसी भी आर्क द्वारा बनाया गया सेंटर पे एंगल डबल होता है इसी आर्क के बनाए हुए किसी और पार्ट ऑफ द सर्कल मेजर आर्क पे जो बनेगा, तो उसके एंगल के डबल होगा हमेशा। अरे आसान था? अरे सर बिल्कुल आसान था। अब देखो एक और थ्योरम है हमारे पास, एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर इक्वल। अरे बेटा आसान तो है यार, ये यही थ्योरम है, अलग नहीं है, बट इसको अलग बना दिया। मैंने कहा देखो ये एक आर्क है, आर्क ने सेंटर पे बना दिया 100। आपको पता है सर अभी अभी तो हमने पढ़ा गया सेंटर पे एंगल बनेगा वो इधर कहीं पे बनने वाले एंगल के डबल होगा, मतलब इस एंगल का हाफ 50, ये एंगल भी 50 हुआ। अब बताओ एक ही सेगमेंट में आने वाले एंगल्स बराबर होंगे, यही तो पूछ रहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, है ना? बहुत आसान, ये आपकी थ्योरम नंबर 11 हो गई। अरे सर जी अब कुछ क्वेश्चंस ले लो जल्दी जल्दी, हमको इतना टाइम नहीं है। इन फिगर एंगल AOB देखो बेटा, AOB किसके बराबर? शाबाश, AOB इज गिवन एज 90 डिग्री, ये 90 है। आर्क ने कहां बनाया बेटा? 90 बनाया। अब तुम्हें एक चीज पता चल गई सर, इसी आर्क ने यहां कहीं पे भी एक जगह पे एंगल बनाया है, तो ये इसका हाफ के बराबर होगा 45, मतलब ACB पूछना था, ACB, अच्छा CAO पूछा था हमसे, CA और O पूछा है हमसे, CA और O पूछा है हमसे, ठीक है, CA और
ओ पूछा है हमसे। ओके, देखो ध्यान रखो अच्छे से, ध्यान रखो अच्छे से। अगर ये वाला एंगल 45 है तो बेटा यहां से ध्यान रखोगे, ये दो ए सी और ए बी कॉर्ड्स, क्या है, ए सी और ए बी कॉर्ड्स, इन फिगर एंगल ए ओ बी इज 90, ए बी सी 30 दे रखा है। अच्छा, ए बी सी एंगल ए बी और सी, ए बी सी इज 30। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो ना यार, अब एंगल सम प्रॉपर्टी आप इजीली लगा सकते। देखो देखो देखो, कंजुगेट नहीं करना है इसका सर जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो, अरे ए ओ बी की बात कर रहे हो तुम, है ना, ए ओ बी की बात कर रहे हो। हमसे पूछा ए ओ बी दे रखा 90, है ना बेटा, ए ओ बी 90 दे रखा, बिल्कुल सही सर। उसके बाद दे रखा कि भैया ए बी सी 30 है, ए बी सी, ए बी और सी, ए बी और सी कितना है बेटा, ए बी और सी, मतलब ये आधा एंगल, याद रखो ये आधा ही है, ऐसे ए बी और सी मतलब इतना सारा एंगल, ये 30 है। ठीक है बेटा, ये 30 दे रखा। इसके हिसाब से अगर ये 90 है तो मतलब सर यहां बनेगा 45। अब तुमसे पूछ लिया सी ए बी, 30 और 45 कितना हुआ सर, 75। तो इसका मतलब ये होना चाहिए 105, इज इट राइट? ये होना चाहिए हमारे पास इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 105, है ना, 105। हमें क्या क्या दे रखा है अच्छे से देख लो, ए बी सी, ए बी और सी दैट इज इक्वल टू 30, है ना। उसके बाद दे रखा सी ए ओ, सी ए ओ बोला निकालो, सी ए और ओ, अच्छा ये निकालना हमको, ये निकालना हमको भैया, ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना तुम लोग बहुत अच्छे से। अगर ये एंगल 90 है, ठीक है बेटा, ये बना कॉर्ड, ये बना कॉर्ड, इस कॉर्ड ने सेंटर पे कितना बनाया 45, और ये सेम यही तो कॉर्ड बना रहा है। मतलब देखो ए ओ और यहां से देखो ये वाला कॉर्ड, अगर इस कॉर्ड की बात की जाए तो आंसर तो 45 ही आना है ना बेटा, आंसर तो 45 ही आना है। इस केस के लिए भी अपन का आंसर 40। अब तीन चीजें तुम्हारे पास हो गई सर, कि ये 45 होगा तो ऑब्वियसली ये वाला जो इसका बचा हुआ पार्ट होगा, ये वाला बचा हुआ पार्ट, यानी कि ये 105 तो ये 60 हो जाएगा, मतलब ये पूरा एंगल 105 होगा, ये 45 होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व जो है बेटा कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात इस क्वेश्चन की, कितना सिंपल सा है। इन फिगर इफ बी डी सी इज, अच्छा बी डी और सी, बी डी सी इज, डी बी सी है सॉरी, डी बी और सी 22 डिग्री दे रखा है, एंड डी सी बी, एंड डी सी बी मतलब पूरा एंगल दे रखा है 78। तो आसान है, देन एंगल बी ए सी, देन एंगल बी ए सी किसके बराबर आएगा, देखो बी ए और सी, सर इस वाले एंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, 78 और 22 कितना हो गया सर 100। अगर ये 100 हुआ तो ये रहा 80 और ये रहा 80। ठीक है बेटा, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट 80, तो आंसर 80 हो जाएगा। अरे आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सरल है। समझ गए बात को, समझ गए बात को। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग फिगर O is the center of the circle and angle ACB is X. ACB बेटा x के बराबर दे रखा, इज इट राइट? अगर ACB x होगा तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, 2x होगा, डबल तो होगा। अभी तो पढ़ा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ दिस, हो गया सर। अब ये रहा रेडियस, ये भी रहा रेडियस, अगर ये y है तो ये y होगा, है ना। तो इसका मतलब बेटा 2x प्लस y प्लस y इज 2y इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 बाय एंगल सम, अरे y प्लस 2x, ये कर रहा हूं एंगल सम प्रॉपर्टी। 2 कॉमन ले लो, यू विल गेट x प्लस ऑफ y इक्वल्स टू 180 बेटा। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस y इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, 2 9s आर, तो x प्लस y का रिलेशन आएगा, हमें x प्लस y पूछा था, वो आ रहा है 90 के बराबर। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो होमवर्क एक वाला सेम है, ये यहीं पे रोकोगे वीडियो को और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ोगे। ठीक है बेटा, यहां पे आपको एंगल दे रखा है 60 और यहां पे एक ट्रायंगल में कंप्लीट एंगल दोनों दे रखे हैं। अगर आप ध्यान रखोगे डीएबी और ये वाला, तो एक एंगल में ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी 60 50 लगाओगे, वहां बचेगा 70 70 70, आंसर हो जाएगा। अब है एंगल इन द सेमी सर्कल। अरे 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 जरा ध्यान रखो यार, मैंने कहा अब तुम्हारा आर्क इतना बड़ा हो गया कि ये सेमी सर्कल के बराबर पहुंच गया, है ना बेटा।
अरे अगर ये सेमी सर्कल बना दिया तो सेंटर पे कितना एंगल बनाया सर? इसने बनाया 180। मैंने कहा अब ये कहीं और पे इसका हाफ बनाएगा तो 90। अरे इधर भी ले लो तो इधर भी कितना बनाएगा तो 90। तभी हम बोलते हैं कि सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है अगर वो 180 है तो सेमी सर्कल में आने वाले एंगल्स 90 90 होंगे। सिंपल सी भाषा, ये वही थ्योरम है। इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी हमने, जो नेक्स्ट दो थ्योरम्स पढ़ी वो पहली वाली की एप्लीकेशंस थी, बस बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, बाकी कुछ भी नहीं है। अब आप क्या काम करेंगे? अब आप क्या काम करेंगे? अब आप क्या काम करेंगे? ठीक है, ये वाला हो गया पार्ट। अब क्विकली से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। In the figure, angle AO and M, okay, in the figure, if AOM is the diameter, AOM कहाँ है? Diameter of the circle and ACBC, then find angle CAB. ACBC तो हमारे पास है, हमसे पूछा गया AOM is the diameter. मेरे ख्याल से ये diameter दे रखा है, that is AB is the diameter. ठीक है, AB is the diameter, there is some misprint. AB अगर डायमीटर है, is the diameter of the circle. AC and BC are equal and AC is equal to BC. Find angle CAB. Find angle CA and B. CAB आप find करके बताइए। अगर ये डायमीटर है बेटा तो ध्यान रखो ये वाला 180 हो जाएगा, बिल्कुल सही। हाँ, आप इसे AB एज अ डायमीटर मानेंगे, AB डायमीटर मानेंगे तो ये 80 है तो बेटा ये 90 होगा। और अगर ये दोनों बराबर हैं आपस में तो इसका मतलब ये x और ये x, तो इसका मतलब सिंपल तो है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो x आपका 45 इजीली आ जाएगा। x प्लस x, इन दो का सम किसके बराबर होगा? अब 90 के बराबर होगा। इज इट राइट? तो आपके पास 2x बराबर 90, तो x बराबर 90 बाय 45, 90 बाय 2, तो आंसर आएगा 45। ठीक है बेटा, तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट था तो प्लीज इसको ए बी कर लेंगे हम, बस बाकी ध्यान रखो। अब है द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 180। द आर्क इज ऑब्वियसली सर सेमी सर्कल होगा, ये तो नई बात तो है नहीं, है ना बेटा? बहुत सिंपल सी कहानी है। तो चलिए आप चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट पे। चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है बेटा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले समझेंगे सर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। जनरली बेटा आपको एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी होगी सर, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके 4 साइड होते हैं उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं जनरली। सॉरी, क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। मतलब ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, जनरली एक क्वाड्रिलेटरल की मैं बात कर रहा हूं। 4 साइडेड पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, है ना मेरी जान? अरे ये आसान है यार, बस थोड़ा सा रह गया, हो गई बात। मैंने कहा 4 साइडेड का पॉलीगन जो होता है वो अपना क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। लेकिन अब बात आ गई सर, इसी चीज को थोड़ा सा एडवांस करके बताया कि भैया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ठीक है बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों के चारों कोने किसी सर्कल के ऊपर लाई करते हो। ठीक है मेरी जान, कोई सर्कल ले लिया हमने और इसके चारों के चारों कोने किसी सर्कल पे लाई करते हो, तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। कुछ यूं करके आप इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की शेप जो है दे सकते हैं। मतलब सर इसके चारों के चारों कोने एक सर्कल के ऊपर लाई करते होंगे, तो इस तरह के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को या इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। पहली बात तो ये हो गई सर, इट इज ऑल द 4 वर्टिसेस, ऑल द 4 वर्टिसेस या जो भी इसके कोने होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, should lie on the boundary of the circle, should lie on the boundary of circle। किस पे लाई करने चाहिए बेटा? बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे, बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे लाई करना चाहिए। मैंने क्या कहा? ऑल द 4 वर्टिसेस शुड लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। एक बात तो सर ये हो गई। दूसरी बात है इस क्वाड्रिलेटरल के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी तो ये है सर कि इसके जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, जैसे बेटा A और C मान लिया हमने, एंगल A प्लस ऑफ एंगल C का सम होगा 180
180 डिग्री। ये बात आप याद रखेंगे। और अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल आपको मिले जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा, मतलब अगर a प्लस बी का सम 180 है तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब सर ये तो हो गई बोली बताई बातें, लेकिन हमें ये प्रूफ करके बताइए कि ऐसा होता भी है या नहीं। तो बेटा जल्दी से हम देख लेते हैं इसका प्रूफ। मैंने कहा एक चीज का तुम ध्यान रखो बहुत अच्छे से, एक डायगोनल ले लेते हैं यहां से और एक डायगोनल ले लेते हैं यहां से, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। मैंने कहा बेटा, मैंने कहा इस डायगोनल की वजह से, इस डायगोनल के डालने की वजह से एक एंगल तुम्हारा यहां बना और एक एंगल, क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? दीज आर द एंगल्स मेड बाय दिस कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द सेम सेगमेंट या कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट। तो मैंने कहा बेटा ये अपना एंगल 1 है, ठीक है मेरी जान, और ये अपना एंगल 4 है, क्या ये आपस में बराबर होंगे? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बराबर होंगे। दीज आर एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट, या एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। दूसरी बात, सर बेटा ध्यान रखो इधर आगे, है ना, डरना नहीं है, आसान है। बीसी को अगर कॉर्ड मान लो तो यहां से एक एंगल बना मेरी जान, ये वाला एंगल, लेट से इस एंगल का मैंने नाम रख दिया 3, और दूसरा एंगल इस कॉर्ड ने यहां पे बना दिया ये वाला, इस एंगल का नाम रख दिया मैंने 2। तो क्या बेटा एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर होंगे? आप सेम रीजन कहेंगे सर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है बेटा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ये बेटा सेम सेगमेंट के अंदर आने वाले एंगल्स हैं, सेम सेगमेंट के अंदर आने वाले एंगल्स हैं। तो मैंने कहा एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना, याद रखो। आप बोलेंगे सर अगर इक्वेशन 1 लेट्स से इट्स 1, लेट्स से इट्स सेकंड, इन दो को आप ऐड करो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड सेकंड। सर जी एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा एंगल 3 प्लस ऑफ एंगल 4, है ना बेटा। अब मैंने कहा तुम एक काम करो, एंगल 1 और एंगल 2 को गौर से देखो, क्या ये पूरा एंगल डी के बराबर है? इन दो का सम, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। मैंने कहा देखो ये एंगल डी के बराबर आ गया तुम्हारा एंगल 3 और एंगल 4। अब एक काम करते हैं सर, एक एक्स्ट्रा ट्रिक खेलते हैं, दैट इज एडिंग बोथ साइड्स बाय एंगल बी। एंगल बी को दोनों तरफ से ऐड कर दो, एंगल डी तो ऑलरेडी था सर, एंगल बी प्लस ऑफ एंगल डी, ठीक है बेटा, एंगल बी प्लस ऑफ एंगल डी, जो कि मुझे प्रूव करना है, जो कि मुझे प्रूव करना है बेटा। एंगल बी प्लस एंगल डी को अगर मैं ध्यान में रखूं तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 को भी साथ में हम बी ऐड कर देते हैं। अब थोड़ा ध्यान रखोगे, बी मैंने इधर एक्स्ट्रा ऐड किया, इधर भी एक्स्ट्रा ऐड किया, इक्वेशन को दोनों तरफ से सेम अमाउंट से ऐड किया। तो देखो बेटा एंगल बी और एंगल डी का अगर तुम सम देखोगे, एंगल बी और एंगल डी का सम वो आ रहा है 180 के बराबर। सर 180 के बराबर क्यों? मैंने कहा इस ट्रायंगल को देख लो, क्या एंगल 3 और एंगल 4 और एंगल बी तीनों का सम मिला के 180 आएगा बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी? सर जी बिल्कुल आएगा। मैंने कहा यही तो तुझे प्रूव करना था कि एंगल बी प्लस एंगल डी का सम 180 होता है। एक बात तो हो गई सर, सी और डी को भी प्रूव करिए। ठीक है बेटा, सी और डी को भी प्रूव करिए। मैंने कहा एंगल सी प्लस ऑफ एंगल डी जो है अपन के पास, अब इन सारे एंगल्स को तुम ऐड करो, एंगल ए प्लस ऑफ एंगल बी प्लस ऑफ एंगल सी प्लस ऑफ एंगल डी, सारे एंगल्स का सम, ध्यान रखो सारे एंगल्स का सम तुम्हें निकालना है सर, ये बराबर होगा 360 के, जिसमें से बी और डी का सम हमें पता चल चुका है। तो आप एंगल ए प्लस एंगल सी को ऐसे ही रखेंगे, प्लस देखो बी प्लस डी का सम 180 आया है, तो दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री। तो सर एंगल ए प्लस ऑफ एंगल सी बराबर हो जाएगा 360 माइनस ऑफ 180 डिग्री। अरे 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 अरे, कुछ समझ नहीं आ रहा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे आसान है यार, एंगल ए और एंगल सी 360 को 80 में से माइनस करोगे तो यू ऑल्सो गॉट के भैया ए और सी का सम भी 180 डिग्री आता है। बहुत सिंपल सर,
ए और सी का सम 180, डी और बी का सम 180, और इसका कन्वर्स भी आप इजीली ट्रू प्रूव कर सकते हो। अगर एंगल्स का अपोजिट एंगल्स का सम 180 आएगा बेटा, अपोजिट एंगल्स का सम 180 आएगा, तो आपका क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। और अगर अपोजिट एंगल्स, याद रखेंगे आप, अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा 180 के बराबर होता है। अरे सर लास्ट वाला क्वेश्चन अगर ध्यान रखोगे, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। ये देखिए सर, ऑप्शंस दे रखे हैं मेरे पास, है ना। क्वेश्चन है गिवन दैट अ सर्कल एंड अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। मैंने कहा एबीसीडी के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि एबीसीडी जो अपना है इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है बेटा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और मुझे यहां एक और क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है, वो है एंगल ए ई और सी बी, इसके भी चारों पॉइंट्स हैं। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि ए ई एंड सी बी इज आल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है बेटा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आई बात समझ? दोनों के दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सर सबसे पहले एक चीज तो मुझे दे रखी है कि एंगल बी 125 डिग्री है। देखो बेटा, अगर एंगल बी प्लस ऑफ एंगल डी करें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से, तो दो का सम 180 आएगा। एंगल बी मुझे दे रखा है 125, ठीक है बेटा, 125 डिग्री प्लस ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी बराबर होगा 180 माइनस ऑफ 125 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री, है ना बेटा। तो एंगल डी किसके बराबर? 55 डिग्री के बराबर। तो सर एंगल डी मुझे निकल के आ गया 55 डिग्री, है ना बेटा। एंगल डी 55 डिग्री निकला। मैंने कहा देखो, अगर इन दो एंगल्स को भी तुम देखोगे अच्छे से, तो ये वाला भी 55 आएगा, बिकॉज बी और ई भी अपोजिट एंगल्स ऑफ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो सिमिलरली आपका एंगल ई भी हो जाएगा बेटा 55 डिग्री, क्योंकि आपका ई ए और सी बी भी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो 55 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज साइक्लिक। बहुत आसान, पी क्यू आर और एस साइक्लिक है, जिसमें पी तुम्हें 80 दे रखा है और आर तुमसे पूछ लिया है, तो भैया आर 100 होगा, क्योंकि साइक्लिक है तो दो का सम 180 होगा। बहुत सिंपल सी बात है। और इस तरह से एबीसीडी अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमें पूछा कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, कुछ यूं करके है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल in which if D is equal to 70, ऐसा है कुछ A B और C D, क्योंकि जिसमें A B और C D आपस में पैरेलल दे रखे हैं, ये दो साइड पैरेलल है, ठीक है बेटा। और उसमें तुम्हें एंगल D दे रखा है, एंगल D दे रखा है बेटा किसके बराबर? 70 डिग्री के बराबर। ध्यान रखोगे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप लिखोगे एंगल D प्लस ऑफ एंगल B इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180। सर जी क्यों? सर जी हमने कहा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। डी का वैल्यू है बेटा 70 डिग्री प्लस ऑफ एंगल बी बराबर होगा 180 डिग्री के। तो बेटा एंगल बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा एंगल बी का बराबर 110 डिग्री, है ना बेटा। ये एंगल बी निकला सर 110, ध्यान रखना। तो आप लिखेंगे एंगल ए प्लस ऑफ एंगल डी का सम क्या होगा? सर ये भी 180 होगा, क्योंकि आप लिखेंगे कि ए बी बेटा पैरेलल है सी डी के, ये हमें गिवन दे रखा है, इसलिए दो को इंटीरियर एंगल्स का सम 170 होगा। तो सर एंगल ए निकालने के लिए हम करेंगे एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी को ऐसे ही रखेंगे। तो मुझे क्या दे रखा है? एंगल ए हमें चाहिए, डी हमें पता 70 डिग्री इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ 70 डिग्री, तो एंगल ए निकला सर बराबर 110 डिग्री के। तो ये अगर 110 डिग्री हुआ बेटा, तो ये याद रखना ये वाला आप बचेगा 70 डिग्री, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिससे मुझे यहां पे पता चल के आ गया कि मेरा एंगल सी भी 70 डिग्री है। बहुत आसान कहानी है, जिसे आप बहुत आसान तरीके से बेटा सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्टिकुलर लेक्चर। अभी तक तो सर जी बहुत थक गए हैं। अरे थकता तो है, जिंदगी में बहुत ऊंचा पहुंचना है
और जिंदगी में कुछ खास करके दिखाना है लोगों को, ठीक है, और अपने लिए अपनी सोसाइटी के लिए कुछ खास करना है, तो बेटा इसमें रगड़ना पड़ता है, ठीक है, अपने आप को भी, अपने अरमानों को भी, ठीक है, तो ये बात तो है ही सर, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, मान लिया सर ओ सेंटर है ऑफ द सर्कल एंड बी ए इज इक्वल टू ए सी, मतलब सर अपना ए बी और ए सी आपस में बराबर, तो पहली बात हमें यह पता चल गई कि ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है बेटा। एंगल ए बी सी, अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर अगर आप ध्यान में रखोगे, ये रहा अपना ट्रायंगल जिसमें तुम्हें एंगल ए बी सी या एंगल ए बी सी कितना दे रखा सर जी, एंगल ए बी सी दे रखा 50 डिग्री के बराबर। किसके बराबर बेटा, 50 डिग्री के बराबर। और मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल ए सी बी इज आल्सो इक्वल टू 50 डिग्री। द रीजन सामने लिख देता हूं, एज ए बी इज इक्वल टू ए सी, angles opposed to the equal sides of a triangle are always equal, so that is basically the reason. Now in triangle ABC, ठीक है, using angle sum property का अगर मैं यूज करता हूं बेटा, तो इसके तीन एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, सबसे पहले सर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी जो हमारे पास दे रखे हैं, एक बचा सर एंगल बी ए सी जो हमें चाहिए, दैट इज इन तीनों का सम 180 होगा। ए बी सी और ए सी बी दोनों के दोनों भैया 50 प्लस 50 दे रखे हैं, प्लस एंगल बी ए सी इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी ए सी बराबर होगा 180 माइनस ऑफ 100 डिग्री के, ठीक है बेटा। एंगल बी ए सी इज एग्जैक्टली इक्वल टू बेटा 80 डिग्री, ठीक है मेरी जान, 80 डिग्री किसके बराबर है बेटा, 80 डिग्री के बराबर है। अरे एक चीज का तुम्हें ध्यान होगा, एंगल बी ए सी मुझे पता चल गया सर ये 80 डिग्री के बराबर है, हमसे पूछा बी ओ सी निकालो, तो एंगल बी ओ सी इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी क्यों होगा सर, थ्योरम तो याद होगी, अगर इसे मैं आर्क मान लूं, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by the same arc at the remaining part of the circle। अगर remaining part पे 80 बनाएगा तो यहां बेटा 60 बनाएगा, 160, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल BOC, तो बेटा एंगल BOC तुम्हें चाहिए, तो एंगल BOC बराबर होगा किसके सर, 2 टाइम्स ऑफ BAC दैट इज इक्वल टू 2 into 80, तो अपना एंगल BOC बराबर होगा किसके, 160 डिग्री के। सो दिस इज योर आंसर फॉर एंगल BOC। अरे बहुत आसान, बहुत सहल, सिंपल सी कहानी है। क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, if the non-parallel sides of a trapezium are equal, एक ट्रेपीजियम दे रखा जिसके नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल हैं, ए बी सी डी, हम मान लेते हैं कि ए बी इज पैरेलल सी डी, तो हम एक काम करेंगे, लेट ए बी सी डी बी आ ट्रेपीजियम बेटा, ट्रेपीजियम in which AB is parallel CD and बेटा AD जो अपना है वो बराबर है BC के as it is given, है ना मेरी जान। तो बेटा अपना जो ABCD हो गया, ABCD is an isosceles trapezium, एक ऐसा ट्रेपीजियम बेटा जिसके अंदर अगर नॉन पैरेलल साइड्स बराबर होते हैं तो ये जो ट्रेपीजियम बनता है, ये ट्रेपीजियम होता है अपना आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर के अंदर, कि इसके सर बेस के दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे और ये जो टॉप के 2 एंगल होंगे इनका जितना भी वैल्यू होगा वो आपस में बराबर होंगे। अरे सर अगर ए बी और बी सी आपस में पैरेलल हैं तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180?
और सेम वे यहां पे भी आप देख सकते हैं y प्लस एक्स दोनों सिचुएशंस में बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है बेटा, याद रखना आइसोसेलेस ट्रेपीजॉइड के अंदर बेस के एंगल्स बराबर होते हैं। अगर ये दो साइड बराबर है तो इनके ये दो एंगल्स बराबर होंगे, तभी तो ये सेम एंगल पे जाएंगे और ऑब्वियसली ऊपर वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। अब नाउ अगर एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की यूज की जाए, नाउ बेटा यूजिंग एंगल सम एएस फॉर क्वाड्रिलेटरल, तो आप बोलेंगे सर x प्लस वाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री। समझ गए बेटा बात? अरे सर जी x प्लस वाई मैंने कहा 2x प्लस ऑफ 2y इज नथिंग बट इक्वल टू 360 डिग्री। सर 2x प्लस 2y इज नथिंग बट 2 कॉमन, सो x प्लस वाई बराबर 360। अरे सर x प्लस वाई हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने कहा अगर तेरे x और y का सम 180 डिग्री है तो क्या यूजिंग कन्वर्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम, तो हम ऐसा तो कहेंगे एज x प्लस वाई इज 180, देयरफॉर अपना ABCD जो है इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है बेटा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अरे यार ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो प्रूव तो हो गया, और इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर जो है बेटा कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपने पूरे चैप्टर को बहुत फोकस से और प्यार से देखा होगा। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो आपने नोट्स वगैरह भी साथ साथ में बना रखे होंगे। ऑब्वियसली हम आपको हर चीज प्रोवाइड करते हैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल्स में। आपने क्या काम करना है बेटा, इन दोनों व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जो भी चैनल्स दे रखे हैं इनको इस स्कैन के थ्रू ज्वाइन कर लेना है, ताकि हम आपके साथी बन सके। आपके लाइफ के आगे वाले क्लासेस में जो प्रिपरेशंस आपकी होने जा रही है वहां पे हम आपको इन्हीं ग्रुप्स के थ्रू प्रॉपरली गाइडेंस करेंगे। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करिए और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर है एक बेटर कैरियर बनाने के लिए, तो हम यहां पे इन दो ग्रुप्स के अंदर सारी चीजें बेटा आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर का यहां पे करते हैं द एंड, और इसी से होता है हमारा इस सीरीज का चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट। तो मिलते हैं इसके बाद चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम रहेगा हीरोन्स फॉर्मूला। बहुत आसान सा चैप्टर है, तो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू गाइस।